कक्षा 12 भूगोल खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कक्षा 12 भूगोल के छात्र, आपका जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें खनिज संसाधनों का अध्ययन किया गया था और इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करेंगे। अब ऊर्जा संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जिससे ऊर्जा मिलती है, चाहे वो ताप के रूप में, चाहे प्रकाश के रूप में, चाहे शक्ति के रूप में, जिस भी रूप में ऊर्जा जिस संसाधन से प्राप्त होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करते हैं। अब ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी में व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में, मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को हम परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत में दोनों विद्युत, जल विद्युत हो या ताप विद्युत हो, को सम्मिलित किया जाता है। गैर परंपरागत संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का जो 70% से अधिक का साधन 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। किससे? लकड़ी और उपले से। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपयोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब गांव में जो 70% ऊर्जा का जो स्रोत है वो दो हैं, या तो लकड़ी है या उपले हैं। उपले पशुओं के गोबर से बनते हैं और जला दिए जाते हैं, नष्ट हो जाता है, जिससे गोबर की खाद जो खेत के लिए बहुत मूल्यवान होती है उसकी कमी होती जा रही है। तो अब जो है उधर से भी लोगों का ध्यान हटा है और जो है दूसरे विकल्प पर सोचने को मजबूर हुए हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या कौन कौन से हैं वो आपने जान गया। अब एक एक करके आप अध्ययन करेंगे। जैसे कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की पूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबाव के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। जब ये वनस्पतियां पादप दलदली भागों में क्षय होने के कारण दब जाती हैं, तब उससे पीट कोयला का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है और उसमें
नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको जलाने से कम ताप प्राप्त होता है। दूसरा जो है लिग्नाइट, यह भी एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली से मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन के उच्च श्रेणी में बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। और जो सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। यह काला सर्वोत्तम गुणों वाला कोयला होता है। अब आपको अगर हम वो तो निम्न से उच्च की तरफ आए हैं, उच्च गुणवत्ता की तरफ। अगर उच्च गुणवत्ता से निम्न गुणवत्ता की तरफ जाएं तो सबसे पहले आएगा एंथ्रेसाइट का नाम। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम कोयला होता है। इसमें 70% से अधिक कार्बन पाया जाता है। इसके बाद बिटुमिनस कोयला होता है जो 60 से 70 के बीच कार्बन की मात्रा जिसमें पाई जाती है। और इसके बाद ये बिटुमिनस में 50 से 70 के नीचे तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और इसके बाद जो लिग्नाइट कोयला है वो भी कम गुणवत्ता वाला है। ये 40 से 50% कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। और जो सबसे घटिया पीट कोयला है वो 40% से कम कार्बन की मात्रा उसमें पाई जाती है। तो यानी सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट, उससे कम बिटुमिनस, उससे कम लिग्नाइट और उससे कम पीट कोयला होता है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युग के शैलों में के क्रम में पाया जाता है। नंबर 1 गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष पूर्व यानी 200 लाख वर्ष पूर्व यानी उससे भी अधिक है। और दूसरी जो है टर्शियरी निक्षेप है जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन यानी गोंडवाना में ही, क्योंकि ज़्यादा पुराना है और इसी में ही ज़्यादा अच्छा कोयला मिलता है। तो इसका जो कोयला है जो धातु शोधन कारखानों में या धातु शोधन शालाओं में जिसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रमुख क्षेत्र जो है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है यानी ये जो पश्चिम बंगाल और झरिया यानी कुल मिलाकर दामोदर घाटी जो कोयला क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अब ये गोंडवाना के हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों में कोयला पाया जाता है वो अच्छी किस्म का कोयला पाया जाता है, जिसका क्षेत्र दामोदर घाटी में है। और दामोदर घाटी में क्या क्या आता है? झरिया रानीगंज बोकारो स्थित है और ये दो प्रदेशों में पश्चिम बंगाल और झारखंड में पड़ता है। अब आता है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि
कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, यानी भार कम हो जाता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र अथवा उसके निकट स्थापित किए जाते हैं। अगला जो ऊर्जा का संसाधन है वो है पेट्रोलियम, परंपरागत ऊर्जा का संसाधन पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम तथा खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। ईंधन और स्नेहक दोनों काम का, स्नेहक का मतलब जैसे मोबिल ऑयल होता है वो चिकनाहट लाता है मशीनों में, तो उसी को स्नेहक बोलते हैं। और जो उद्योग हैं उनको कच्चा माल भी देती है। तेल शोधनशालाएँ, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडी बिंदु का काम करती है। यानी शोधनशालाएँ जो है इतने उद्योगों को आपूर्ति का केंद्र बिंदु होता है। यानी संश्लेषित वस्त्र उद्योग भी उसी शोधनशालाओं से निकले अपशिष्ट से बनते हैं, उर्वरक बनते हैं और विभिन्न प्रकार के रसायन भी इन्हीं से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। तो जो पेट्रोलियम होता है वो टर्शियरी युग की चट्टानों में पाई जाती है और उन चट्टानों के अपनति यानी उभरे हुए भाग और भ्रंश टैप यानी धंसे हुए भाग में पाई जाती है। बलन, अपनति और गुंबद वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र और अरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टाइप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य की महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आइए प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग से पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग को एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल पाया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इससे कम उत्सर्जित होती है। इस गैस को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में उत्सर्जित होती है, इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल है। इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। अब ये इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? किसड़ा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई तथा बसीन को पश्चिम व उत्तर भारत के उर्वरक
व विद्युत व अन्य उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा एवं उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ी में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी प्रस्थापित देश में लोकप्रिय हो रहा है। अगला ऊर्जा के जो साधन है वो है विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इनके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत प्रायः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। नंबर 1, प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। नंबर 2 जो होता है अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी हो जाती है, चाहे वो हाइड्रो टरबाइन चलाकर यानी जल से उत्पन्न की जाए या कोयला जला करके ताप से प्राप्त की जाए, विद्युत एक समान होता है। तेज बहते जल से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत के अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है, यानी ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। तो ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल क्षेत्र और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा उनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा और अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। अगला क्या है? परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड एवं राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। अब आइए आप सौर ऊर्जा में देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा
तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से ग्रामीण घरों में उपले तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकता है। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण के पर्यावरण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। अगला है पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अब आता है बायोगैस। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्टों, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के प्रयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपले व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसान को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। अगला जो संसाधन है ऊर्जा का वो है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बाढ़ द्वार बनाकर, यानी जो खाड़ी है उसके आर पार जो है बांध बना करके एक बाढ़ द्वार छोड़ दिया जाता है और उच्च ज्वार के समय इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार में पानी भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइनों की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। अब आता है अगला भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर ऊर्जा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में आती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। इस प्रकार तप्त हो जाता है कि वह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है
उठता है तो वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइनों को चलाने और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिसका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख के पूंगा घाटी में स्थित है। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित और दूसरा जो है लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित है। अब आता है ऊर्जा का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा में आवश्यकता हुई थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणी मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणी ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत की बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करके तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करके हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यानी ऊर्जा को आप बचाओगे तो जान लीजिए कि ऊर्जा आप उत्पादित कर रहे हैं। उतना और आगे आप खर्च करने के लिए आपके पास उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार हमने आज जो है ऊर्जा संसाधन के बारे में अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपके साथ होगा, क्योंकि ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधन दोनों जो है अध्याय 7 के ही हैं। यानी आपका जो अध्याय 7 था वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन था, जिसके पहले वीडियो में खनिज संसाधन को बताया गया और इस वीडियो में ऊर्जा संसाधन को बताया गया है। अतः अब अगले वीडियो में अगला अध्याय अगले टर्म पर प्रस्तुत होगा।